Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. तो आज हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जैट में पोएम्स आती हैं तो हम उसको कैसे डील करेंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे, तो बड़ा इंटरमिडेटिंग है, राइट? है तो सही, राइट? तो हम क्या करते हैं आज की क्लास में, हम प्रीवियस ईयर की पोएम्स को डिस्कस करेंगे. तो आई विल टेल यू कि क्या स्ट्रैटेजी होती है, हाउ वुड यू अप्रोच सच क्वेश्चंस, और हम 3 पोएम्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई विल टेल यू हाउ टू aggressively do eliminations, how to infer the right meaning, strategic right approach क्या होती है. So that is something that we are going to discuss. और एक important part करेंगे जिसको हम बोलते हैं figures of speech. तो figure of speech के questions भी actually जहाँ पर time based test होता है ना, जहाँ quickly आपको check करना होता है कि student को कितना आता है, and the focus is more on doing a lot of questions in a given time. वहाँ पर figure of speech के questions पूछे भी जाते हैं, और फिगर ऑफ स्पीच ऑथर एक्सटेंसिवली यूज करता है पोएम्स को लिखने में, पोएट या ऑथर. तो इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन फिगर ऑफ स्पीच का भी करेंगे, ठीक है जी. सो आफ्टर दिस सेशन आई एम श्योर आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे टू टैकल फिगर ऑफ स्पीच एंड पोएम क्वेश्चन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज जूही नरूला. तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि पोएम्स करती क्या है, तो देखिए पोएटिक तरीका, वो जहाँ पे बोलते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. सो द पॉइंट इज दैट वाई आर पोएम्स डिफिकल्ट, बिकॉज एनी पर्सन कैन हैव मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, राइट? मेरे लिए कोई इंटरप्रिटेशन हो सकती है, आपके लिए कोई और इंटरप्रिटेशन हो सकती है. तो वो इंटरप्रिटेशन को समझना इज एब्सोल्युटली ऑल टुगेदर अ डिफरेंट चैलेंज, राइट? अब होता क्या है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, और कई बार हमें इंटरेस्ट भी नहीं होता पोएम्स में, राइट? या तो हमारा एप्टीट्यूड हो कि हम पोएम्स पढ़ते हो, अब वो हम कभी करते नहीं, राइट? इनफैक्ट हम पहली बार पोएम्स आफ्टर आवर स्कूल का एग्जाम्स के बाद अभी पढ़ रहे होंगे टू प्रिपेयर फॉर दैट. तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि आपको कोई भी पोएट अगर एक एक्सप्रेशन देता है, अपना व्यू पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करता है, तो वो मल्टीपल इमोशंस को रिफ्लेक्ट करना चाहता है. और वो कैसे करेगा? वो रिटोरिकल डिस्कशन को लेकर आएगा, वो फिगर ऑफ स्पीच को यूज करेगा, उसका ब्यूटिफिकेशन करेगा, इंटेंसिटी प्रेजेंट करेगा, मल्टीपल इमोशंस को एग्जिबिट करने की कोशिश करेगा. तो आपको करना क्या है? आपको एक होलसम अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने की कोशिश करना है, right? So you need to understand what the poet is trying to convey, what sort of emotion is coming. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप हर वर्ड पे फिक्सेटेड हो जाओ कि यार ये वर्ड तो मुझे पोएम में समझ नहीं आया, ये फ्रेज मुझे समझ नहीं आया. इट इज फाइन. इन टोटैलिटी आपको क्रक समझने की कोशिश करनी है, राइट? और यहाँ पर जो टैक्टिक्स काम करती हैं इन क्वेश्चंस को एज करने के लिए, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. बस सबसे पहले ऑथर कैसे अपनी लैंग्वेज को प्रेजेंट करता है, कैसे ब्यूटिफाई करता है, कैसे एक्सप्रेशंस को यूज करता है, वहां पे वो बहुत हेल्प लेता है फिगर्स ऑफ स्पीच की. तो आपको पता होना चाहिए कि फिगर्स ऑफ स्पीच कहाँ और कैसे यूज होते हैं, राइट? किस किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच और क्या आइडिया वो जनरली कन्वे करना चाहता है. तो इसलिए थोड़ा सा क्विक डिस्कशन मैंने फिगर ऑफ स्पीच का इंक्लूड किया है, क्योंकि इससे आपकी पोएम्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, राइट? थोड़ी नहीं, इनफैक्ट बहुत इनहांस होगी. सो दैट इज द रीजन फिगर ऑफ स्पीच हमने इंक्लूड किया. और कई बार हमें स्नैप में दिखता भी है एक या कहीं दो फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस, तो वहां भी आपको हेल्प मिलेगी, राइट? सो लाइक आई सेड कि यहाँ पर any poem can have multiple emotions that can be reflected. It can be sadness, it can be joy, it can be anguish, it can be desire, it can be war का टाइम का सिचुएशन, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, और ऑथर अपने आइडिया को कन्विंसिंग बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करेगा, रिटोरिकल डिवाइसेस को यूज करेगा. और हर इंडिविजुअल के लिए, जैसा मैंने कहा कि अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है, मतलब किसी के लिए इंटेंस ज्यादा हो सकती है, किसी के लिए स्ट्रांग हो सकती है, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, राइट? हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो हमारे लिए देयर आर सम पीपल हु रियली लाइक द मूवी. सब आके कहते हैं क्या शानदार मूवी थी, कुछ लोग कहते हैं क्या था, बोर मूवी थी, राइट? सो एवरी इंडिविजुअल कैन हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस और अ डिफरेंट परसेप्शन and a different degree and a different intensity to understand that, which is absolutely fine. इससे आपको घबराना नहीं है. ये पॉइंट इसलिए यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि इट इज फाइन. जो आपको समझ में आ रहा है, जितना आप रेजोनेट कर पा रहे हो,
दैट इज सफिशिएंट इनफ टू क्रैक द क्वेश्चंस, क्योंकि जो अप्रोच होगी वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक और लॉजिकल अप्रोच के साथ हम क्वेश्चंस को समझेंगे, राइट। सो यू नो अब एक बार ये भी होता है कि ऐसा नहीं कि एक फिक्स्ड आइडिया ही फ्लो कर रहा है पोएम में, राइट। कई बार ऑथर सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ जाता है, हैप्पीनेस से सैडनेस की तरफ जाता है, राइट। सिचुएशन ऑफ वॉर दिखा के फिर पीस की सिचुएशन की तरफ चला जाता है। सो देयर कैन बी मल्टीपल मूड्स दैट कैन बी असिमुलेटेड टुगेदर बाय द पोएट, राइट। सो दैट्स व्हाट पोएम्स डू। अब आपको जब ये सारे पॉइंटर्स पता होंगे तो आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा, राइट। जब आपको पता है कि यार मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, देन यू विल बी फाइन विद दिस आइडिया, एंड दैट इज हाउ यू विल हैव मोर विजडम टू डील विद पोएम्स व्हेन दे एक्चुअली कम इन द एग्जाम। तो अब हमें समझ तो आ गया कि यार पोएम्स क्या हमें कन्वे करती हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब पोएम्स आएंगी तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स हमको कंसिडर करने हैं। तो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिगर ऑफ स्पीच ऑथर बहुत यूज कर रहा है। तो मैंने पहली स्लाइड में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम लिखे थे, उन्हें डिस्कस तब नहीं करे, मुझे लगा जैसे जैसे आपको पढ़ाती जाऊंगी आप ज्यादा उन टर्म्स को एसोसिएट करते जाओगे। तो हम करते क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, एक टाइप का डिवाइस होता है, राइट। जैसे आपने हिंदी में अलंकार पढ़े थे, यू रिमेम्बर इन आर स्कूल का ग्रामर व्याकरण में, तो कहीं तो हमें अलंकार सिखाते थे। जैसे हनुमान की पूंछ पे लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। रिमेंबर दैट इज नथिंग बट अ फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज एग्जैजरेशन, जिसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते थे। तो उसी तरीके से ब्यूटिफाई करने के लिए, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए ऑथर फिगर ऑफ स्पीच को यूज करता है। अब कैसे कैसे फिगर ऑफ स्पीच यूज होते हैं, कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज होते हैं, चलो सीखते हैं, राइट। सो जो पहला फिगर ऑफ स्पीच ऑथर यूज करता है, वो जो यूज करता है उसको बोलते हैं हम सिमिली। क्या बोलते हैं, सिमिली। तो सिमिली क्या यूज होती है, कंपैरिजन के लिए, राइट। आपने अगर वो पोएम तो नहीं, वो फिल्म देखी है लाल सिंह चड्ढा, तो एक सीन में वो गोलगप्पे का डब्बा लेकर बैठा होता है, वो कहता है कि जिंदगी एक गोलगप्पे की तरह होती है, राइट। सो लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो दैट्स बेसिकली द ओरिजिनल आइडिया जिसको वहां से यूज कर लिया गया लाल सिंह चड्ढा में। सो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किस में हो रहा है, लाइफ और बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स में। तो ये देख रहे हो, ये दोनों अनलाइक थिंग्स हैं, लाइक लाइफ और बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स तो अनलाइक है, डिफरेंट है, पर इन तुम दोनों टर्म्स को तुम कंपेयर कैसे कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो यूजिंग लाइक और एज, राइट। तो इसको हम बोल देते हैं सिमिली, राइट। सो इफ यू से टू योर फ्रेंड यू आर एज ब्यूटिफुल एज अ रोज, और यू आर लाइक अ रोज, तो आपने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, आपने सिमिली को यूज किया, ठीक है। आई विल जस्ट स्टेप असाइड इन केस आपको कोई नोट्स बनाने हो तो आप आराम से नोट्स बना सकते हो। तो आप देख रहे हो, दो अनफेमिलियर डिफरेंट अनलाइक थिंग्स को कंपैरिजन में यूज करते हैं यूजिंग लाइक और एज। तो ये असेंशियल क्या है, लाइक और एज का यूज होना जरूरी है। अगर आप लाइक और एज को यूज किए बिना कंपैरिजन करते हो तो हम उसको बोलते हैं मेटाफर, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं देयर आर टू सेंटेंसेस, तो मैं बोलूं यू आर लाइक अ रोज, तो आपने कहा कि मैम आपने लाइक यूज कर लिया, तो इस केस में क्या है, ये सिमिली है। बट अगर मैंने बोला यू आर अ रोज, तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, राइट। तो जहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया वो मेटाफर हो गया, राइट। सो इफ आई से यू आर एज ब्रेव एज अ लायन, तो ब्रेव एज अ लायन, राइट। तो आपने कंपैरिजन के लिए एज को यूज किया तो सिमिली है, और मैं करूं यू आर अ लायन, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन, तो यहां पर मेटाफर हो गया, समझ गए। जहां पे लाइक और एज यूज कर रहे हो तो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करने के लिए वो सिमिली है, जहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो वो मेटाफर है, राइट। इफ आई से आप तो मेरे शेर बहादुर हो, राइट, सो दिस इज बेसिकली अ मेटाफर, और तुम तो शेर जैसे बहादुर हो, तो जैसे इज सिमिली, ठीक है। चलिए, सो दिस इज हाउ द सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच। तो ऑथर कई जगह सिमिली मेटाफर आपको यूज करता दिखेगा, राइट। अब नेक्स्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन,
तो पर्सोनिफिकेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण. सो यू आर गिविंग अ ह्यूमन ट्रेट टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, राइट. जैसे नहीं बोलते धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं. अब दीवारों के कान तो नहीं होते, बट आपने सुनने वाली क्वालिटी असाइन कर दी टू अ वॉल विच इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट. सो द फ्लावर्स वर डांसिंग, फ्लावर्स कांट, बट आपने फ्लावर्स को डांसिंग असाइन कर दिया. इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. सो अ पर्सन लाइक क्वालिटी यू आर गिविंग टू एन एनिमल, ऑब्जेक्ट और एन आइडिया. So that's what we call personification, right? So the flowers danced on the lawn, hunger sat shivering on the road. So these are all examples of personification. नेक्स्ट होता है हाइपरबली. तो ये एग्जैजरेशन ही है, राइट. जैसे आपकी मम्मी ने आपको कहा कि फोन छोड़ो और पढ़ाई करो, राइट. 2 मिनट बाद आपकी मम्मी ने कहा अरे तुम सुन नहीं रहे हो, फोन छोड़ो पढ़ाई करो. फिर मम्मी 3 मिनट बाद आके कह रही है फोन छोड़ो पढ़ाई करो. तुमने अभी भी फोन नहीं छोड़ा, तुमने सोच रखा होगा कि मैं 10 मिनट बाद छोड़ूंगा, पर उस 10 मिनट में मम्मी 15 बार आ गई और फिर मम्मी तुमको बोल रही है 100 बार कह दिया फोन छोड़ो, तुम छोड़ते क्यों नहीं हो. दिस इज हाइपरबोली, ठीक है. सो दिस इज एग्जैजरेशन. सो इफ आई एम वेरी हंग्री, ऐसे आई एम वेरी हंग्री, गिव मी फूड अदरवाइज आई एम गोइंग टू ईट अ हॉर्स. मैं घोड़ा तो नहीं खा सकती ना, बट देन आई एम यूजिंग इट टू एग्जैजरेट और प्रेजेंट द इंटेंसिटी. वही जो हनुमान जी की पूंछ पे लगन न पाई आग, दैट्स द सेम एग्जांपल ऑफ शोइंग द इंटेंसिटी, हाइपरबली. ठीक है, हाइपरबली बोल दीजिए, हाइपरबोल बोल दीजिए. लाइक इफ आई से आई एम सो टायर्ड आई कैन स्लीप फॉर अ ईयर. अब मैं 1 साल के लिए सो तो नहीं सकती, बट इट इज अ वे टू रिफ्लेक्ट दैट आई एम प्रिटी टायर्ड एंड आई नीड रेस्ट. ओके, I think I do. Chalo, so I hope this is clear. So this is called hyperbole, HYPERBOLE. Some people also call it hyperbole. आप कैसे भी pronounce कर दो, ठीक है. सो यहाँ पर एक जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं इमेजरी. इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है इन पोएम्स, क्योंकि ऑथर डिस्क्रिप्शन देता है एक सेटिंग का, राइट. आपको थ्रू वर्ड्स, थ्रू फ्रेजेस वो एक सीन को समझाने की कोशिश करता है, राइट. तो इसको हम बोलते हैं इमेजरी. जैसे मैं आपको बोलूं हर कामी बैग फेल्ट लाइक अ बार्क ऑफ अ ट्री आफ्टर समर्स रेन. तो कैसे समर की रेन का क्या इमोशन होता है, आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट हो रही है, राइट. तो जैसे यू नो द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द स्काई, क्लियर वाटर वाज फ्लोइंग, इट वाज एज क्लियर सो दैट आई कुड सी माय रिफ्लेक्शन. तो ट्राइंग टू प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग, मेकिंग द रीडर अवेयर. अब इससे क्या होता है, जैसे ही उसने इंटेंसिटी प्रोवाइड करी, जैसे ही डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया, आपका इन्वॉल्वमेंट इन द in the poetry or in the discussion increases manifold. So that is the reason imagery is basically a visual setting. एक mental image को create करने के लिए author use करता है, right? चलो, सो नेक्स्ट इज ओनोमोटोपिया. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं ओनोमोटोपिया. सो ओनोमोटोपिया क्या होता है? ओनोमोटोपिया इज बेसिकली टू एक्सप्रेस साउंड्स, राइट. तो जैसे अगर if I ask my daughter snake कैसे करता है, तो she'll say so this is basically nothing but onomatopoeia, buzz of the bee, right. So the toast was sizzling. तो sizzling से तुम्हारे आइडिया क्रिएट हो गया ना कि वो तवे पे डल रहा होगा और उस पे घी होगा और वो sizzle की आवाज आएगी. So that's precisely what onomatopoeia is. So sound को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है. साउंड जो मीनिंग सजेस्ट कर देती है. पॉप ऑफ अ फायर क्रैकर, हिज ऑफ अ स्नेक, बैंग ऑफ अ गन. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स, राइट. Now next is oxymoron. तो oxymoron क्या होता है? oxymoron वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जहां पे आप तो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को, पे अटेंशन, कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स को साथ प्लेस कर देते हो, इसको आप बोलते हो oxymoron. ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, राइट. जैसे सेम डिफरेंस. अब सेम भी और डिफरेंट भी ऐसे कैसे होगा, राइट. या फिर प्रिटी अगली, प्रिटी भी और अगली भी, कांट हैपन. रोरिंग साइलेंस, तो साइलेंस कैसे रोर कर सकता है. सो कैन यू सी दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, कॉन्ट्रडिक्टरी अपोजिंग वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड टुगेदर. इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन, राइट. सो जैसे बोले कोल्ड फायर, राइट. अ फायर कांट बी कोल्ड, बट देन दिस इज व्हाट ऑक्सीमोरोन डज, ठीक है. नेक्स्ट एलिट्रेशन. तो ये तो आपने आई एम श्योर बहुत बार यूज किया भी होगा कि जहां पे कॉन्सोनेंट की साउंड्स को रिपीट करते हैं. बेटी बॉट सम बटर विच वाज बिटर, सो शी बॉट सम मोर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर. वाव, ठीक है. सो इसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं, राइट. तो जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन.
क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। अब आपके लिए यू नो कई बार तो क्वेश्चन में सेंटेंस देके जहाँ पे स्पीड बेस्ड टेस्ट होता है स्नैप में, आपको दे सकते हैं एक सेंटेंस और बोले कि बताओ इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, इन 4 ऑप्शंस में एक प्रोवाइडेड है। और अदरवाइज आप देखते ही हो कि पोएम्स में इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए या टू स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द रीडर सच टूल्स आर यूज्ड। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या है, अपोस्ट्रोफी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पे आप एड्रेस करते हो टू अ पर्सन हु इज एब्सेंट और ऑलरेडी डेड, राइट। सो जैसे मैं बोलूं डेथ यू आर सो हार्श, यू आर सो क्रूअल, अब डेथ एब्सेंट है, राइट, मेरे सामने तो प्रेजेंट नहीं है बट आई एम स्टिल एड्रेसिंग इट, सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट अपोस्ट्रोफी, राइट। सो ये एक सोनेट से ली गई एक लाइन है जॉन डोन की। सो डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाओ आर्ट नॉट सो। सो डेथ बी नॉट प्राउड, तो ऑथर किसको एड्रेस कर रहा है, डेथ को। सो आइदर इट इज एब्सेंट और इट इज ऑलरेडी डेड, तो ये आइडिया इज नॉट प्रेजेंट, सो इन दैट केस यू कॉल इट अपोस्ट्रोफी, राइट। चलो, यूफेमिज्म क्या होता है, यूफेमिज्म इज किसी नेगेटिव आइडिया को इन अ स्लाइटली पॉजिटिव वे कम्युनिकेट करना या लेस अनोइंग वे में कम्युनिकेट करना। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इफ somebody dies, you don't say he died, you say he went, भगवान को प्यारे हो गए, राइट। सो दैट्स बेसिकली नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ यूफेमिज्म। जैसे जब कोविड आया था तो बहुत सारे लोगों को जॉब से हटा दिया था, राइट, बहुत सारी सैकिंग हुई थी। तो इन दैट केस ऐसे नहीं कहा कि यू नो you are fired, right? So the sentence that was made was we are sorry, we have to let you go. So this is less annoying, less unpleasing. So that's what exactly euphemism does. तो EU again a positive root है, तो कोई भी नेगेटिव आइडिया को लेस अनोइंग तरीके से, लेस अनप्लेजेंट तरीके से प्रेजेंट करना इज व्हाट यू कॉल यूफेमिज्म, ठीक है। अब आयरनी क्या है, आयरनी ये है कि ये भी बड़ा मजेदार है, ठीक है। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, ये एग्जाम्पल से बढ़िया समझोगे, अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डिवोर्स, अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डिवोर्स। आयरनी हो गई ना, जो मैरिजेस को सुलटा रहा है उसका खुद का ही डिवोर्स हो रहा है। या अ पुलिसमैन वाज रॉब्ड, अब पुलिसमैन के घर चोरी हो गई, या पुलिसमैन गॉट रॉब्ड, या फायर स्टेशन पे आग लग गई। सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग विच इज ऑपोजिट, that conveys the opposite meaning when taken literally, right? So जैसे a post on Facebook complains about how useless Facebook is, so you're basically posting on social media how to use less social media. That's precisely what the example suggests. तो इसको हम बोलते हैं irony, right? अब यहां पर हम आ गए एंटीथीसिस पे, ठीक है। तो एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरोन में क्या डिफरेंस होता है, ऑक्सीमोरोन में दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को साथ रखते हैं, एंटीथीसिस में तो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को साथ रखते हैं। तो आप पूछ सकते हो मैम ये ऑक्सीमोरोन और एंटीथीसिस में खिचड़ी बन गई, कोई खिचड़ी नहीं बनी। ऑक्सीमोरोन में वर्ड्स होंगे, एंटीथीसिस में फ्रेजेस होंगे, राइट। सो इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट टाइम्स। तो बेस्ट ऑफ टाइम्स, वर्स्ट ऑफ टाइम्स कॉन्ट्रास्टिंग है। This was the age of wisdom, it was the age of foolishness. So wisdom and foolishness, right? So that's one small step for a man, one giant leap for mankind. So small step, giant leap. So the contrasting ideas को, phrases को साथ में रखोगे तो antithesis बोलोगे। oxymoron का है दो contrasting words को साथ रखना, ठीक है। एंड एनाफोरा क्या होता है, जहां पर आप रिपीट करते हो, राइट, फ्रेजेस को या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को रिपीट करते हो। यू बेटर वॉच आउट, यू बेटर नॉट क्राई, यू बेटर नॉट पाउट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एनाफोरा, ठीक है। तो आई एम श्योर अब आपको थोड़ा सा तो बेंट ऑफ माइंड आ गया होगा आफ्टर डूइंग दिस। तो हम क्या करते हैं, चलिए अब हम फिगर ऑफ स्पीच तो समझ गए, हमें पता चल गया कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है। तो पोएट ये फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करेगा और कैसे कैसे फिगर ऑफ स्पीच को यूज करता है। तो आपको पता चल गया कि लिटरली तो नहीं लेना बट फिगरेटिवली क्या मीनिंग कन्वे करता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है तो हाउ टू अटेम्प्ट, तो की स्ट्रैटेजी क्या होगी भाई। तो पहली बात, पोएम्स जो आपने जैट में PYQs देखे हैं और नहीं देखे तो मैं भी दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो उनकी लेंथ ना रिलेटिवली शॉर्ट है,
ठीक है, आपको एक स्टैंजा या एक वर्ड्स ही मिल रहा है यूजुअली इंटरप्रेट करने के लिए, लंबे चौड़ी पोएम्स नहीं मिल रही आपको, ठीक है। सो डोंट गेट इंटरमिडेटेड, एंड द फर्स्ट स्टेप इज रीड द पोएम ट्वाइस, तभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। आप क्योंकि सी वी आर नॉट आई डोंट नो, मतलब आई ऑल्सो रीड लेस पोएम्स, राइट, मैं भी बहुत ज़्यादा पोएम्स नहीं पढ़ती, बट हाँ हियर एंड देयर आई स्टिल रीड वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, बट आई एम श्योर अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लिटरेचर में तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मैं पहले ही ग्राउंड सेट कर रही हूँ, बट क्योंकि साइज छोटा है पोएम का, छोटा ही देंगे आपको, बड़े बड़े पोएम्स नहीं देते, सो यू कैन रीड इट ट्वाइस। जैसे ही आप दूसरी बार पढ़ते हो ना, यू रीड इट विद बेटर विजडम, और फोकस उन वर्ड्स पे करो जो आपको समझ में आ रहे हैं और उससे असेंस निकालने की कोशिश करो, रादर देन गेटिंग फिक्सेटेड कि यार ये फ्रेज तो पता नहीं है, ये वर्ड का मीनिंग तो पता नहीं है, यहाँ ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप एक जेनरिक व्यू, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने की कोशिश करोगे तो आपसे जो जनरल क्वेश्चंस है, जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पूछ रहे हैं, सेंस ऑफ डिस्कशन पूछ रहे हैं, आइडिया ऑफ डिस्कशन पूछ रहे हैं, वो आपका आसानी से हो जाएगा, राइट। पर होता क्या है कि स्टूडेंट्स बहुत फिक्सेट हो जाते हैं, यार ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, अब कैसे करें, क्योंकि छोटी पोएम होती है, 4 लाइन की पोएम है, उसमें 4 वर्ड समझ नहीं आया तो आप वहीं पे घबरा जाते हो। दैट्स नॉट द वे टू डू इट, राइट। सो रीड द पोएम ट्वाइस, अंडरस्टैंड क्या लैंग्वेज है, क्या स्ट्रक्चर है, ऑथर किस टेक्निक से पोएम को लिख रहा है, और होलसम आइडिया लो। मैं वापस उसको कह रही हूँ कि होलसम आइडिया लेने की कोशिश करो, रादर देन जस्ट गेटिंग फिक्सेटेड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड एंड फ्रेज, राइट। आपको लिटरेचर के तो स्टूडेंट हो नहीं जहाँ पे आपको पूरा पोएम का एनालिसिस लिख कर आना है, वो तो करना नहीं, हमको तो एमसीक्यूज करने हैं, राइट। वो भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कि कोशिश करिए पहले जनरल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, बिकॉज दे आर इजी टू सॉल्व, तो वो रिलेटिवली आसान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका असेंस ऑफ डिस्कशन चेक हो रहा है। तो एक बार आपको असेंस ऑफ डिस्कशन समझ में आ गया तो फिर कहानी ईजी हो जाती है। Now next is यहाँ पर what is the key, like you can see I've put it in bold, so it's very very important कि आप process of elimination को use करो, ये बहुत ही important है। This is the key to crack such questions, right। और specially जहाँ पर भी recycled language author use कर रहा है, recycled language का मतलब अगर जितनी भी आपको friendly terms दिख रही हैं जो passage से सीधी सीधी उठाई गई है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ट्रैप आंसर चॉइस होती हैं। ये मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बताया था, मे बी आई एम रिपीटिंग इट अगेन, but it is very important that you be very very cautious of recycled language, because that's a very common trap that we see in the options, ठीक है। सो बस यही स्ट्रैटेजी है, नथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल। तो ये जैट में पूछा गया सवाल है, राइट। तो ये जैट 2020 का सवाल है, सो वी कैन जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट। मे बी अगर आपको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं और इससे आपकी रीडेबिलिटी बेटर होती है तो एक बार पढ़ लो। आई विल जस्ट स्टेप असाइड एंड देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। सो इन केस यू नीड मोर टाइम, आपको 2 बार रीड करना है, पॉज कर लेना, राइट, एंड देन यू कैन फॉलो द वीडियो, ओके। सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, मेरी पढ़ी हुई है, बड़ी ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, कह रही है आपको जानना जरूरी नहीं है, मतलब डोंट गेट इंटिमिडेटेड कि ये भी पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, मैं ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सो यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि वर्ल्ड विल एंड, एक तो फायर में एंड हो सकता है, सम से कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा, फायर में, सम से इन आइस, ठीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर I hold with those who favor fire. So, but if I had to perish twice, perish matlab if I have to end twice, perish is finishing twice. I think I know enough of hate to know that for destruction, ice is also great and would suffice. Suffice matlab यहाँ पर sufficient रहेगी, that can solve the purpose, right? So एक बार आपने पढ़ लिया, अब आपको यहाँ पर मोटा मोटा फायर और आइस को गैदर करने की कोशिश करनी है, राइट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो फायर क्या एक्सप्रेस करता है, फायर आपका ऑब्सेशन एक्सप्रेस करता है या ग्रीड एक्सप्रेस करता है, राइट, या फिर आपको बहुत कुछ अक्यूमुलेट करना है, तो दैट्स फायर, राइट, वेयर यू आर वांटिंग मोर। अगर आप दूसरी बार कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, सो दिस इज एक्सप्रेसिंग व्हाट डिजायर एंड ऑब्सेशन। And when we talk about ice, so when we say that
ही गेव अ वेरी कोल्ड रिस्पॉन्स। ये तो आई एम श्योर आपने सुना है कि बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स था। तो कोल्ड एंड आइस इज बेसिकली एसोसिएटिंग हेट्रेड। तो ऑथर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड एंड होगा तो क्या रीजन हो सकता है, या तो ऑब्सेशन या ग्रीड है, राइट। तो आप यू वांटिंग मोर, सो दैट्स व्हाट इज बीइंग बिल्ट अहेड। तो आप कीवर्ड्स पे फोकस करो कि कहां पर सम से वर्ल्ड विल एंड आइदर थ्रू फायर और थ्रू आइस। तो यानी कि ये दो सेंटिमेंट है। फिर ऑथर ने कहा कि व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब ठीक है, आई एम अलाइंड की जहां पे ऑब्सेशन होगा, ग्रीड होगी, हंगर होगा और आपको चाहने की इच्छा होगी, राइट। सो दैट कैन बी वन फैक्टर। अब यहाँ पर ऑथर ने कहा बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब अगर एक तो रीजन सॉलिड है कि फायर कैन एंड इट, डिजायर कैन एंड इट, राइट। मतलब आप और चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं डिजायर और फायर आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया दे देंगे कि डिजायर एंड फायर इज वेयर यू आर वांटिंग मोर, ग्रीड की वजह से खत्म होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दूसरी बार खत्म होना होता तो वो कह रहे हैं कि फिर आई नो इनफ ऑफ हेट। तो आप देख रहे हो कि जो आइस है वो यहाँ पे ऑथर ने हेट से एसोसिएट कर दिया। तो जब दो बार पढ़ोगे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अच्छा डिजायर इज फायर एंड आइस इज व्हाट इज हेट। बस यहीं पे कहानी खत्म हो गई। यानी कि टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ऑल्सो पे अटेंशन। अब आप फिर कहोगे मैम कितनी बार ट्रांजिशन पढ़ाते हो, मैं क्या करूं यार, इतना क्रूशल है, मैं आपको कैसे ना बताऊं कि ट्रांजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यू कैन सी द ऑथर इज ट्राइंग टू से दैट देयर कैन, इफ द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड देयर कैन बी टू मेजर फैक्टर्स, आइदर इट कैन बी आइस और फायर। फायर इज रेफरिंग टू डिजायर एंड आइस इज रेफरिंग टू हेट्रेड। तो ऑथर कहता है कि भाई अगर खत्म होनी है दुनिया तो इसी दो चीजों की वजह से हो जाएगी। बस इतना सा समझना था आपको। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे ना उन वर्ड्स पे, सो आई एम रीडिंग इट, पहले मैं एक बार ओवरव्यू ले लूंगी एंड आई विल पे अटेंशन कि अच्छा सम से वर्ल्ड विल एंड पे मेरे को समझ में आता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अब यहाँ पर ऑथर ने एक पॉइंट बोला कि जब आप पोएम पढ़ते हो ना, ऑल्सो पे अटेंशन, इसको पूरे को एक सेंटेंस की तरह कंसिडर करना है जहां पे फुल स्टॉप आ गया, राइट। इसको एक साथ समझें। तो ये एक सेंटेंस मान लो आप इसको, सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहां तक इंटरप्रेट मत करो, टेक इट इन अ होलसम वे। सम से नाइस, तो एक आइडिया हुआ कि देयर आर टू वेज दैट द वर्ल्ड कैन एंड एंड देयर आर टू पॉसिबिलिटी, सम से फायर सम से आइस। फिर आपने ये वाला सेगमेंट रीड किया, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर आइस। ठीक है, तो मैं मतलब आई विल गो विद दोज हु, मतलब जितना मेरे को डिजायर का पता है आई विल फेवर कि भाई हाँ फायर से डिस्ट्रक्शन हो सकता है। बट अगेन ये सी, अब दिस इज द एंटायर सेंटेंस गोइंग, राइट। यहाँ पे कहीं फुल स्टॉप नहीं आया, फुल स्टॉप सफाइस के बाद है, सो यू हैव टू रीड दिस टुगेदर। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे हेट का भी पता है, टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो हेट को आप आइस से एसोसिएट कर लोगे अगर इसको साथ पढ़ रहे हो इसको, तो तीन पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया पोएम को कि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है दो तरीके से, फायर से, आइस से। फिर ऑथर ने कहा कि अच्छा अगर मैं फायर की बात करूं तो यस दैट इज डिजायर की बात करूं तो आइस से कि फायर से एंड हो सकता है, मतलब दिस इज वन रीजन। पर अगर दो बार पेरिश होना होता तो एक और पॉसिबल वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हेट्रेड भी हो सकता है विच इज सिग्निफाइड बाय आइस। हो गया खत्म, बस इतना ही तो है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, राइट। तो आप ऐसे घबराओगे नहीं ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, बाय स्टेप असाइड, क्योंकि आपने पढ़ लिया अच्छे से तो अब मैंने समझा भी दिया, जस्ट टेक अ लुक एट द क्वेश्चन। चलो, so let's take a look at the question, which of the following statement will the poet agree with the most। ठीक है, so पोएट किससे अग्री करता है, एम्बिशन इज मोर पावरफुल देन एनवी, तो मोर पावरफुल देन देयर इज नो सच कंपैरिजन। डिजायर ओवर पावर्स हेट्रेड टू कंट्रोल ह्यूमन बींग्स, दैट्स नॉट द कंटेंडर। हम तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। हेट्रेड डिस्ट्रॉयज व्हाट डिजायर कैन नॉट, अगेन ये नहीं सोच रहे कि क्या इंटेंस है, वो कह रहे हैं कि दोनों ही कर सकते हैं, हेट्रेड कैन सफाइस।
ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय वंस वर्ल्ड, तो वी कैन से, क्योंकि जो फायर था वो क्या था, वो डिजायर ही तो था, वो ग्रीड ही तो था, वो ऑब्सेशन टू अक्वायर समथिंग ही तो है। तो यस, ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय। और यहाँ देखिए उसने माइल्ड चॉइस रखी है, पॉसिबिलिटी शो करी है, तो दिस इज अ गुड आंसर, राइट। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आपको इन्फ्रेंस निकालना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वाले चॉइसेस को मत कंसिडर करिए। बोथ डिजायर एंड हेट कैन क्रिएट सेल्फ डाउट, नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ डाउट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी, डुएबल है ना, राइट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। What is the most unsuitable, अब यहां पर ध्यान रखना अनसूटेबल क्वेश्चन है, यहां पर फंस जाओगे अगर नहीं ध्यान दोगे तो, ठीक है। सो यू कैन रीड दिस, अनसूटेबल टाइटल क्या हो सकता है। लव एंड डिटेस्ट अ टेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो हेट्रेड की बात करी है, राइट। एनिलेशन मतलब हाउ द वर्ल्ड एंड्स, यस। डिस्ट्रक्शन बाय फायर एंड आइस, यस। हाउ द वर्ल्ड एंड्स आइदर थ्रू हेट्रेड और थ्रू ग्रीड, राइट। तो इमोशनल डिस्ट्रक्शन तो आप नहीं बोल सकते, राइट। तो जो सबसे अनसूटेबल है, मोस्ट अनसूटेबल आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस, दैट इज चॉइस बी, ठीक है। बस हो गया आपका, एक क्वेश्चन हो गया, एक पैसेज हो गया, मतलब पोएम बेस्ड। चलो, सो ये 2017 में जैट ने पूछा था। यू कैन रीड दिस एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। और वो सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, रीड इट ट्वाइस। सो फ्रेग्रेंट, विद फ्रेग्रेंट महकना होता है, राइट। फ्रेग्रेंस, अब ये तो आपको पता है, राइट। विद स्टीम वर द डेज एंड नाइट्स, रेड विद मेनी ब्रेजियर्स इन द बिलवेड हाउस। तो मुझे पता चल रहा है कि डेज और नाइट का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, मतलब फ्रेग्रेंट है, तो पॉजिटिव आइडिया कन्वे करना चाह रहा है। और उसमें बोल रहा है कि इन माई बिलवेड हाउस, ये भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो गया, ऑफ माई फादर माई मदर। तो ये बेसिकली द ऑथर इज ट्राइंग टू से दैट यू नो देयर वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब मुझे नहीं पता, इन दैट केस मेरे को ब्रेजियर्स नहीं पता, राइट। और मैं अभी नहीं समझ पा रही इस वर्ड को, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर समथिंग पॉजिटिव एंड इट इज द कोजीनेस ऑफ द होम, बिकॉज इट इज सेइंग माय बिलवेड हाउस। तो आप सेंटिमेंट देख सकते हो, हाउस है, पेरेंट्स है, बिलवेड है, एंड दे आर सेइंग फ्रेग्रेंट। सो दैट मीन्स द आइडिया टोटली इन टोटलिटी अगर देखें कि तो द एनवायरमेंट इज पॉजिटिव एंड द गुड थिंग्स आर हैपनिंग बोथ डे एंड नाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑथर्स हाउस, पोएट्स हाउस, एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओवरऑल आइडिया में दो चीजें कवर करनी चाहिए कि एक तो गुडनेस ऑफ डे एंड नाइट एंड वेयर इज इट हैपनिंग, इट इज व्हाट इज द एनवायरमेंट दैट इज देयर, एनवायरमेंट इज ऑफ द होम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, राइट, मदर एंड फादर। तो ये आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई तो आप क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द क्लोजेस्ट एक्सप्रेशन। सो हाउस वाज लोकेटेड इन ब्यूटीफुल सेटिंग्स, probably surrounded by flowers. तो yes, beautiful setting सही है, but parents beloved house and mother and father वो वाला तो एस्पेक्ट इसमें कवर नहीं हुआ, तो ये इनकम्प्लीट आंसर है। The insistent host was probably the most important house in community. तो community में most important था, ये तो आप नहीं इन्फर कर सकते। The poet fondly recalls the pleasant, yes, तो poet is fondly मतलब pleasingly, right, happily. So it's a positive word. Yes, the poet is fondly recalling the pleasant climate कि day and night में the things were positive, but इसमें फिर parents का consideration नहीं हुआ। तो फिर हो सकता है कि ये ट्रैप आंसर चॉइस की दे, पर आपको देखना है कि जो ओवरऑल, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है ना, तो होलसम, जो हम हर बार कहते हैं कि जनरल क्वेश्चन एक अम्ब्रेला स्टेटमेंट की तरह होना चाहिए, जो पूरे आइडिया कवर जो हो रहा हो पूरे पैसेज का, उसको एक्सप्लेन करे या पोएम को एक्सप्लेन करे। The poet misses the braziers and stem she had enjoyed during her childhood. Again, the warmth of the house is not being taken into consideration, और वो parents वाला factor नहीं आया। So that's the beauty of process of elimination. A, B, C, D के मैंने आपको individual reasons दे दिया elimination के। Now come to E. Everything about the house felt special. So everything में क्या हो गया, day and night. So everything आप कैसे associate करोगे, day and night से, बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स लव फॉर हर। तो पेरेंट्स वाला एस्पेक्ट तो आया ही ई में, और अगर तुमको एवरीथिंग लग रहा है तो डे एंड नाइट एवरीथिंग को कवर कर गया। सो आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस विच चॉइस फिट्स इन द बेस्ट, दैट इज चॉइस ई, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। सो ये जैट 2016 में पूछा गया, तो हम जितने भी पोएम्स करें तीनों के तीनों PYQs ही करें, ठीक है। चलिए, सो यू कैन रीड दिस एंड देन वी विल डिस्कस। अच्छे से पढ़ो, राइट, 2 बार पढ़ो, सारी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो, सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन।
सो अगेन डोंट गेट फिक्सेटेड कि मुझे सब चाहिए. सो आई सॉट अ सोल इन द सी एंड फाउंड अ कोरल देयर. तो वो सॉट मतलब आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ सोल इन द सील, और वहां पे क्या मिल रहा है उसको, कोरल मिल रहा है. बीनीथ द फोम फॉर मी एंड ओशन वॉज ऑल लेड बेयर. बेयर मतलब ओपन. इनटू माई हार्ट्स नाइट, तो मेरे जो दिल का अंधेरा है, अलोंग अ नैरो वे आई ग्रोब्ड. ग्रोब्ड मतलब आई फाउंड. एंड लो देर वॉज एन इनफाइनाइट लैंड ऑफ द डे. तो यानी कि मुद्दे की बात यह है कि मैंने समुंदर में देखा, वहां पर मुझे क्या मिला, एक कोरल मिला, और मेरे अंदर देर इज एन ओशन विच इज ओपन. तो वहां पे जब लाइट जाएगी, अगर मैं अपने अंदर झांकूंगा, सो देयर आई विल फाइंड लाइट. बस यू विल फाइंड योर लाइट विद इन. वाओ, बस यही क्रक्स था. ठीक है, चलिए. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. सो अगेन हम एलिमिनेशन से काम करेंगे. सो which of the following best captures the essence? So what lies outside is always deceptive? No. Right? Pursue the narrow path and avoid the broad ways. It's like too literal, no? राइट. एक्सटर्नल सर्च इज फ्यूटाइल. तो उसने कहा ना कि सी में गया तो कोरल मिला, अंदर गया तो रोशनी मिली. तो एक्सप्लोर द इनर स्पेस. तो ये आप इन्फर कर सकते हो. अब नो डोंट टेल मी कि मैम इतना मुश्किल है, ये हम नहीं कर पाएंगे. उसने बोला यू आर फाइंडिंग द लाइट विद इन, तो आप इसको रख सकते हो. हार्ड पाथवेज आर ब्रॉड एंड क्लियर टू फाइंड द डेस्टिनेशन. ट्रैप आंसर चॉइस है. राइट. तो उसने बोला कि यहाँ पर क्लियरली बोला कि अलोंग अ नैरो वे. सो यहाँ पे बोला, सो नैरो का ये तो ऑपोजिट हो गया ब्रॉड. सो इवन दिस गोज आउट. Light offers sight and insight. How? But when you look within, right, then only you will find light and wisdom. So what is the correct answer choice? C is the correct answer. ठीक है. So बस this brings us to the end of the discussion. I hope आपको मजा आया. आपको बहुत डर लग रहा था पोएम से. So I'm sure this session you will find useful. All you need to do is keep working hard, stay consistent. All the best.